हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जर्नल एंट्री वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोगों का जर्नल एंट्री के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, जीएसटी के क्वेश्चन सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, सब्सिडियरी बुक्स पे। पहले समझते हैं सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं और कितने तरीके की होती हैं, और फिर इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो देखो, ऐसा कहा गया है कि सब्सिडियरी बुक्स जो होती हैं वो सब डिवीजन होती हैं जर्नल का। तो हम लोगों ने जो जर्नल अभी एंट्रीज पढ़ी हैं तो उसका सब डिवीजन होती हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब डिवीजन मतलब क्या, तो इसको समझो। मान के चलो, अभी तक हम लोगों की एक मोबाइल की शॉप थी। उस मोबाइल की शॉप में क्या होता था कि हम लोग मोबाइल परचेज करके लाते थे बाहर से और उसको सेल कर देते थे। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट हमारे पास आता था और उसको हम सेल कर देते थे। तो अभी तक हमारा बिजनेस जो था एक छोटे लेवल पे था। अब मान के चलो कि हम लोगों ने एक ब्रांड क्रिएट करी मोबाइल की। अब जब ब्रांड क्रिएट होती है तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग ही करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैन्युफैक्चरिंग वही करता है जिसकी ब्रांड होती है। तो अब इस केस में क्या होगा कि अभी तक जो हम एक फुल फ्लेजेड मोबाइल फोन लेकर आ रहे थे, अब हम उसके पार्ट्स लेकर आएंगे। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि उस शॉप से बहुत बड़े लेवल पे होगी। अब क्या होगा कि पहले जो मोबाइल फोन आता था कंप्लीट, अब वहां पे एक मोबाइल फोन के पार्ट्स आएंगे। स्क्रू से लेके मदरबोर्ड तक हर पार्ट हमें परचेज करना पड़ेगा और उसकी असेंबली होगी। विच मीन्स कि अब हमारा बिजनेस काफी बड़ा हो गया। जब ये बिजनेस बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारी होंगी डेली बेसिस पे। कभी तो स्क्रू आ रहा है, कभी मदरबोर्ड आ रहा है, कभी स्क्रीन आ रही है, कभी बैटरी आ रही है, तो कभी सैलरी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। अब हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। एक आदमी को हम ऐसा तो बैठा नहीं सकते कि तू आदमी बैठा रहे और सारा दिन जर्नल एंट्री करता रहे एक एक चीज की। होगा क्या प्रॉब्लम, करने को कर सकते हैं बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक्यूरेसी कम हो जाएगी। मान के चलो मेरे को पता करना है कि आज की मेरी सेल्स कितनी हुई, तो वो सारे पन्ने पलट पलट के देखता रहेगा कि आज यहाँ ये चीज भी सेल करी है, ये चीज भी सेल करी है, या मैंने पूछ लिया परचेज कितनी हुई, तो अब तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए बड़े बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए सब्सिडियरी बुक्स का इंट्रोडक्शन होता है। सब्सिडियरी बुक्स जो होती हैं बेसिकली 8 तरीके की होती हैं। कौन कौन से 8 तरीके की होती हैं? तो एक होती है कैश बुक, एक होती है परचेज बुक, एक होती है सेल्स बुक, एक होती है परचेज रिटर्न बुक, एक होती है सेल्स रिटर्न बुक, एक होती है बिल्स रिसीवेबल बुक, एक होती है बिल्स पेएबल बुक, और फाइनली होती है जर्नल प्रॉपर। तो ये 8 तरीके की सब्सिडियरी बुक्स बनाई गई हैं। अब क्या होगा कि जो कैश बुक की अगर हम लोग बात करते हैं, उस कैश बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही लिखी जाएंगी। अब मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन को मैंने असाइन कर दिया, अब देखना कितना इजी हो जाएगी सिचुएशन। एक पर्टिकुलर पर्सन को मैंने असाइन कर दिया और मैंने उसको बोला कि तू तो कैश बुक मेंटेन करेगा मेरे बिजनेस की, जो मोबाइल की मैंने कंपनी खोली है इसकी अब तू कैश बुक मेंटेन करेगा। एक आदमी को मैंने असाइन करा, रिक्रूट करा, और मैंने उसको बोला कि तू सिर्फ मेरे बिजनेस की परचेज बुक हैंडल करेगा। एक को मैंने बोला कि तू सिर्फ मेरी सेल्स बुक हैंडल करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, वर्क डिवाइड हो गया। जब वर्क डिवाइड होता है तो उसका आउटकम क्या निकलता है कि एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। एक आदमी की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको मैंने कैश बुक के लिए रखा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कैश बुक मेरे को मेंटेन करनी है डेली बेसिस पे, या वीकली बेसिस पे, या मंथली बेसिस पे। अब क्या होगा, मैंने उस कैश बुक वाले को बुलाया कि तू मेरे को ये बता कि इस डेट पे कहां कहां पे कैश गया। तो उसको पता है कि उसका काम सिर्फ कैश बुक मेंटेन करना है। वो जाएगा, कैश बुक खोलेगा और मेरे को सारी ट्रांजैक्शन बता देगा कि इस डेट पे यहाँ यहाँ पे कैश गया। मैंने परचेज बुक वाले को बुलाया और मैंने उसको बोला कि हम लोगों ने इस डेट पे क्या परचेज करा, तो वो जाएगा, बुक ओपन करेगा और बता देगा इस डेट पे ये चीजें परचेज हुई हैं। अगर मैं जर्नल एंट्री वाले को बुला लूं और उसको बोलूं कि बता मेरे को इस डेट पे परचेज क्या हुआ, इस डेट पे कैश कितना आया, तो वो तो कंफ्यूज जाएगा ना कि भाई मेरे को तो इतना बड़ा बिजनेस है, मैं कैसे करूंगा जर्नल एंट्री के बेसिस पे कि ये आपको बता दूं कि इस डेट पे कितना कैश। बताने को बताएगा क्योंकि उसका अल्टीमेटली जॉब वही है, लेकिन ये समझ रहे हो कंफ्यूजन कितना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े बिजनेसेस में इंट्रोड्यूस हुई सब्सिडियरी बुक्स। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। अब ये टाइप्स ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में मैं ये आठों की आठों सब्सिडियरी बुक समझा दूंगा। आज की क्लास में हम सिर्फ कैश बुक समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंक कैश बुक विद बैंक कॉलम समझ लेंगे, फिर हम लोग सेल्स परचेज बुक, ऐसे करके धीरे धीरे हम समझेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एक सिंपल कैश बुक समझेंगे और उसका एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करेंगे, हम लोग धीरे धीरे ही समझेंगे। तो सिंपल कैश बुक, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी बिजनेस के कैश ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे इस कैश बुक में आएंगे। जो भी कैश बिजनेस में आया
जो भी कैश बिजनेस से गया वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो अब रिकॉर्ड होंगे कहाँ पे, कैश बुक में, जिससे कि और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी बिजनेस में। अब पहले हम समझते हैं कि इन सब्सिडरी बुक्स का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट अब सब्सिडरी बुक्स का, लेजर का, सबका सेम होता है। यहाँ तक कि अब जो बैलेंस शीट आएगी सोल प्रोप्राइटरशिप की तुम लोगों के इस क्लास में, इस सेशन में, तो उसका भी फॉर्मेट सेम होगा। एक इसको कहते हैं टी फॉर्मेट। अब पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके और इस फॉर्मेट के अलावा अब तुम्हारे को और कोई फॉर्मेट इस सेशन में समझने की जरूरत नहीं है। हमने एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट समझ लिया, नेक्स्ट हम लोगों ने कैश बुक का फॉर्मेट समझ लिया। यही कैश बुक का फॉर्मेट लेजर में भी चलेगा, दूसरी सब्सिडरी बुक्स में भी चलेगा और फाइनली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में भी सेम चलेगा। तो पहले हम समझते हैं फॉर्मेट क्या होता है। टी शेप का फॉर्मेट क्यों होता है, देखो इसको बेसिकली इस तरीके से दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक तो हो गया डेबिट पार्ट और एक हो गया क्रेडिट पार्ट। ऐसे ही सारे फॉर्मेट सब चलेंगे। पहले हम समझते हैं क्रेडिट पार्ट में कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। तो एक तो हो गया आप लोगों का कैश कॉलम, जहां पर आपका अमाउंट आया। दूसरा हो गया आप लोगों का लेजर फोलियो, जो कि आप लोगों के जर्नल एंट्री में भी था। तीसरा हो गया आप लोगों का पर्टिकुलर्स, जहां पर आप उस अकाउंट का नाम लिखोगे जिस अकाउंट से रिलेटेड बात हुई है। और लास्ट कॉलम हो गया आपका डेट। ये तो हो गया क्रेडिट साइड के कॉलम। ऐसे ही सेम कॉलम्स डेबिट साइड में भी होंगे। तो सबसे पहला कॉलम आ गया आपका कैश का, दूसरा कॉलम आ गया आपका लेजर फोलियो का, तीसरा कॉलम आ गया आपका पर्टिकुलर्स का, और लास्ट कॉलम आ गया आपका डेट का। ये होता है एक कैश बुक का लेजर कह लो, या फिर किसी कैश बुक का सॉरी फॉर्मेट कह लो, या फिर किसी भी लेजर का फॉर्मेट कह लो। सबका फॉर्मेट अभी ये यहाँ पे बस चीजें से, कैश की जगह यहाँ पे बैंक आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ये चीजें बस चेंज हो जाएंगी, बाकी पूरा का पूरा सेम रहता है। अब समझते हैं इस कैश बुक को प्रिपेयर कैसे करते हैं। देखो जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा या जब भी आप कैश बुक बनाओगे तो हमेशा आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश मतलब कि आप लोगों के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आप ये कैश बुक बनाना स्टार्ट कर रहे थे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश कितना अवेलेबल था। तो ये होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया कि एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारी वो एंट्रीज आती हैं जहां पर हम लोगों ने कैश को रिसीव किया है। तो कैश रिसीव जितना भी होगा वो सारा डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट साइड में हमेशा वो एंट्रीज आती हैं जहां पर हम लोगों ने कैश का पेमेंट करा है। तो जितना भी कैश पेमेंट होगा वो सारा क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये हम लोगों को एक तो याद रखना है। मतलब कि मान के चलो कि हम लोगों के पास कहीं से पैसा रिसीव हुआ, लेट सपोज सेल्स हुई, और सेल्स हुई कैश में, तो क्या हो गया यहाँ पे जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते थे यहाँ पे कि कैश अकाउंट को डेबिट करते थे क्योंकि कैश हमारे पास आया, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते थे क्योंकि गुड्स हमारे पास से गए। अब अगर उसको हम कैश बुक में लेके चलते हैं तो यहाँ पर हुआ क्या, कैश हमारे पास आया, कैश रिसीव हुआ। किस रीजन से रिसीव हुआ, तो सेल्स की वजह से रिसीव हुआ। तो यहां पर कैश रिसीव्ड हुआ तो हमें पता है कि एंट्री कहां होगी, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के डेबिट साइड में होगी। और पर्टिकुलर्स में क्या चीज आएगी कि किस रीजन की वजह से ये कैश रिसीव हुआ, तो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, अगर इसकी जर्नल एंट्री मैं बोल दूं करने को तो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आया है, और टू सेल्स अकाउंट क्योंकि सेल्स अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किया था। अभी हो सकता है समझ में ना आए मैं क्या बोल रहा हूँ, पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना सा याद रखो कि जितना भी कैश रिसीव्ड होता है वो सारा इस कॉलम की डेबिट साइड में आता है, और जितना भी कैश पेमेंट होता है वो सारा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हम समझते हैं कि इस कैश अकाउंट को हमें बैलेंस करना होता है। कैश अकाउंट के साथ साथ जितने भी लेजर के अकाउंट्स भी होते हैं उन सबको हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का मतलब क्या, मान के चलो ये जो कैश बुक जो मैंने आपको बनवाई है, ये कैश बुक हर कंपनी में, या मेरी कंपनी की अगर बात करें तो हम लोगों ने मोबाइल की ब्रांड खोली, एक कंपनी खोली। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं हर वीकली बेसिस पे इस कैश बुक को बैलेंस करने को मैंने बोल दिया। कैश बुक को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने जो एम्प्लॉय हायर किया कैश बुक मेंटेन करने के लिए, उसको मैंने बोला कि वीक के एंड में, हर वीक के एंड में मेरे को ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे पास अभी कितना कैश अवेलेबल है। अब वो कैश अवेलेबल है ये कैसे पता चलेगा, जब तक मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा।
तो क्या किया मैंने कि मेरे जितने भी ओपनिंग बैलेंस है मैंने स्टार्ट किया, ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया डेबिट साइड में कि भाई मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ था इस वीक की स्टार्टिंग में। उसके बाद जितने भी कैश रिसीव्ड हुआ वो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया फॉर्मेट के, जो भी कैश पेमेंट हो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया फॉर्मेट के। अब जब वीक खत्म होगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड की टोटलिंग करूंगा, और दोनों साइड की टोटलिंग में जब डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस होगा वो पता चलेगा कि अब इस वीक के एंड में मेरे पास कितना कैश बचा। समझ में आ रही है बात? भाई मैंने कैश रिसीव करा, एक्स वाई जेड अमाउंट का कैश रिसीव करा, और एक्स वाई जेड अमाउंट का ही कैश पेमेंट भी करा। अब अगर मेरे को ये पता करना है कि वीक के एंड में मेरे पास कैश बचा कितना, तो मैं एक साइड को दूसरी साइड से कंपेयर कर लूंगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरे पास कैश बचा कितना। तो डेबिट साइड हमेशा, अच्छा दूसरी चीज समझना कि डेबिट साइड हमेशा मेरी ज्यादा ही होगी, मतलब कि जो कैश रिसीव्ड वाला साइड होगा वो हमेशा मेरा ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा उसके पीछे का रीजन समझो। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जितना कैश मेरे पास है उससे ज्यादा मैंने खर्च कर दिया? ये चीज तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आएगी। ये हो सकता है कि जीरो हो जाए, जितना मेरे पास कैश रिसीव हुआ उतना ही मैंने कैश पेमेंट कर दिया, तो कैश मेरे पास जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी कैश नेगेटिव में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जब मेरे पास कैश है ही नहीं अवेलेबल तो मैं पेमेंट कैसे कर दूंगा कैश में। आया समझ में? ये सिंपल कैश बुक की कहानी मैंने समझाई। अभी जब बैंक कॉलम वाला हम समझेंगे थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हो जाएगी, वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, पर वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव समझाने का क्या था कि हम बैलेंस क्यों करते हैं इस कैश बुक को। बैलेंस हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि वीक के एंड में, मंथ के एंड में, हर डे के एंड में, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस हिसाब से बनवा रही है कैश बुक। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के एंड में अब उस कंपनी के पास कितना कैश बचा, इस चीज को पता करने के लिए हम लोग करते हैं बैलेंसिंग ऑफ द कैश बुक। अब ये बैलेंसिंग किस तरीके से होती है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया, एक तो मैंने तुम्हें बताया कैश बुक क्या होती है, दूसरा मैंने तुम्हें बताया फॉर्मेट कैसा होता है कैश बुक का, तीसरा मैंने तुम्हें बताया कि जो डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है उसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं, और फाइनली मैंने तुम्हें बताया कि बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक क्या होता है। तो अब जब ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई हैं तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि हमें और क्लैरिटी हो। तो स्क्रीन पे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने जो कह रहा है कि प्रिपेयर अ कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, और ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं अप्रैल 1 का, जो कह रहा है कैश इन हैंड ₹1,76,000। अब कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैश इन हैंड हुआ आपका ओपनिंग बैलेंस, कि आपका जो कैश अकाउंट था उसका ओपनिंग बैलेंस था 1,76,000 का। तो एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं जल्दी से और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर्मेट बहुत इजी है, एक बार बस याद हो जाएगा तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। डेट, पर्टिकुलर्स, वैसा ही इस साइड में भी अमाउंट, LF, डेट एंड पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, LF और कैश। ऊपर हेडिंग डाल देना कैश बुक। अब जितनी भी ये ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ये कौन से ईयर की हो रही हैं, ये हो रही हैं ईयर 2023 की। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट और ये ईयर हो गया कि इस ईयर की हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन था कैश इन हैंड और कितने का था, 1,76,000 का। ये था ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मैंने अभी तुम्हें बताया, फिर से बता रहा हूँ, हमेशा कैश बुक की डेबिट साइड में आता है कि कितना कैश आपके पास था पिछले महीने या पिछले क्वार्टर में या पिछले वीक में या मंथ में, जो भी था, तो कितना आपके पास था, ये हमेशा डेबिट साइड में आता है। तो इसको हम लोग डेबिट में, और किस नाम से लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। बैलेंस ब्रॉट डाउन का शॉर्ट फॉर्म होता है BD। तो पहले हम लोग डेट डालते हैं अप्रैल 1, और उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर्स में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 1,76,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 3 की, जो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रीना।
₹75,000। 75,000 के गुड्स हम लोगों ने कैश देके रीना से परचेज करे। परचेज करे मतलब हम लोगों ने कैश पेमेंट करा। कैश पेमेंट करा तो ये डेबिट साइड में जाएगा फॉर्मेट के, क्रेडिट साइड में जाएगा? जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो जाती हैं क्रेडिट साइड में। किस नाम से जाएगा? तो हम लोगों ने रीना को कैश पे कर दिया, परचेज करा और रीना को कैश पे कर दिया, तो रीना हमारी क्रेडिटर तो हुई नहीं। अगर जर्नल एंट्री हम इसकी करते तो क्या जर्नल एंट्री करते, एक बार सोचो जल्दी से। जर्नल एंट्री हम लोग इसकी करते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही जर्नल एंट्री होती है इसकी। अब जो कैश पेमेंट करा वो हमें लिखना है किस साइड में? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कैसे लिखते हैं वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कैसे लिखते हैं। परचेजेस की वजह से हमारा कैश रिड्यूस हुआ, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। तो डेबिट साइड में जितनी भी एंट्रीज होंगी वहां पर क्या आएगा? टू, और क्रेडिट साइड में जितनी भी एंट्रीज होंगी वहां पर क्या आएगा? बाय। इस तरीके से तुम्हारा पूरा कैश बुक चलता है और पूरा कोई भी लेजर इस तरीके से ही चलता है। डेट क्या थी, एक बार डेट लिख लेते हैं। डेट थी अप्रैल 3rd, अप्रैल 3rd। और अमाउंट कितना था? अमाउंट था 75,000। आया समझ में? इस तरीके से सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है अप्रैल 6 की, जो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर ₹60,000। अब वापस से वीडियो को पॉज करो और इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। देखो, सोल्ड गुड्स टू रोहन लिखा है, क्या ट्रांजेक्शन में कहीं मेंशन है कि गुड्स सोल्ड करें कैश में? ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। जब गुड्स कैश में सेल ही नहीं करे तो हमारे पास कैश रिसीव्ड भी नहीं हुआ। मतलब कि जर्नल एंट्री जब हम इसकी करेंगे तो हम क्या करेंगे? रोहन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि रोहन हमारा डेटर हो गया यहाँ पे। अब जब कैश रिसीव ही नहीं हुआ तो क्या कैश बुक में जाएगी क्या ये ट्रांजेक्शन? तो नहीं। जब कैश रिसीव्ड ही नहीं हुआ है तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में जाएगी भी क्यों? आ रहा है समझ में कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इसके इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इस ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट्स एक नया कंसेप्ट आया। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब कि जो भी हमारे अकाउंट में ऊपर हुआ उसके नोट्स। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला नोट आएगा अप्रैल 6 का। हम लोगों ने गुड्स सेल करे रोहन को ऑन क्रेडिट। अब तुम्हें क्या लिखना है? सिंस दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन so it will not be posted in cash book। ये हो गया हमारा पहला नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? चीजों को और क्लैरिफाई करता है। क्लैरिफाई इन द सेंस कि जब भी ये कोई रीड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अप्रैल 6 को जो भी ट्रांजैक्शन लिखी थी क्वेश्चन में वो हम लोगों ने अपने इसमें कैश बुक में पोस्ट नहीं करी है। अच्छा, पोस्ट का मतलब एक चीज और समझ लो। जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और जब भी हम लोग सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं या लेजर बनाते हैं उसमें जो भी हम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना। तो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग में एक डिफरेंस होता है। रिकॉर्डिंग हमेशा जर्नल एंट्री में होती है और पोस्टिंग हमेशा लेजर में या कैश सब्सिडरी बुक्स में होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टर्म देखो लिखा है कि इज नॉट पोस्टेड, यहाँ पे हमने लिखा है पोस्टेड। आया समझ में? अगली ट्रांजैक्शन पे चलें। अगली ट्रांजैक्शन है अप्रैल 10 की, जो कह रहा है वेजेस पेड इन कैश। वेजेस मतलब बेलदारी। तो हम लोगों ने 5,000 के वेजेस पे करे कैश में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती? या चलो जर्नल एंट्री को अब छोड़ो, जर्नल एंट्री का थोड़ा सा सिनेरियो खत्म करते हैं। हम लोगों ने पेमेंट करी। पेमेंट करी मतलब कि हमारी कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि पेमेंट्स हमेशा क्रेडिट साइड में जाती हैं। किस वजह से ये पेमेंट हुई? तो वेजेस की वजह से ये पेमेंट हुई। तो क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? बाय वेजेस अकाउंट। और अमाउंट कितना चला जाएगा? 5,000 का। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। डेट थी अप्रैल 10। हुआ क्या? हम लोगों ने वेजेस पे करे, पेमेंट करा तो क्रेडिट साइड में आया कितने के? 5,000 रुपीज के। आया समझ में? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं।
अप्रैल 15 को हुआ कैश पेड टू नीना फॉर ₹35,000। अब नीना को कैश पे करा, क्यों करा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा है कैश पे करा नीना को, तो हम लोग इसको कैश पेमेंट की है वहां पे पोस्टिंग कर देंगे। कैश पेमेंट करा तो किस साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। किस वजह से कैश पे हुआ, तो नीना की वजह से कैश पे हुआ। तो क्या हो जाएगा अप्रैल 15 को, अप्रैल 15 को हो जाएगा अप्रैल 15 बाय नीनाज अकाउंट और अमाउंट 35,000। क्लियर हो रहा है क्या, इजी है ना ये चीज, कोई मुश्किल तो नहीं है। एक दो क्वेश्चंस करोगे तो और इजी लगने लगेगा। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 17 को, जो कह रहा है कैश सेल्स ऑफ ₹1 लाख। कैश सेल्स लिखा है क्वेश्चन में, मतलब हम लोगों के पास कैश रिसीव हुआ होगा या कैश हमने पे किया होगा। सेल्स अगर हमने करी है तो कैश रिसीव हुआ होगा। रिसीव्ड हुआ है मतलब कि कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट या डेबिट साइड में, ये जाएगा हमेशा डेबिट साइड में, क्योंकि रिसीव्ड की हमेशा जो पोस्टिंग होती है वो डेबिट साइड में होती है। किस वजह से रिसीव हुआ, तो सेल्स की वजह से रिसीव हुआ, तो डेबिट साइड में हम एंट्री कर देंगे, सॉरी पोस्टिंग कर देंगे। अप्रैल 17 टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 1 लाख। ठीक है, इसमें नरेशंस नहीं होते। नेक्स्ट अप्रैल 19 को कमीशन पेड है ₹7,000 का। कमीशन पेड है, कुछ मेंशन नहीं है कैश में है कि बैंक के थ्रू है, चेक के थ्रू है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, कैश बुक बना रहे हैं तो कैश के थ्रू हुआ होगा। कितने का, तो ₹7,000 का। तो इसको कमीशन पेड हुआ तो कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो अप्रैल 19 बाय कमीशन अकाउंट 7,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 21 का, जो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम टीना। अब टीना से कैश रिसीव हुआ कितने का, ₹15,000 का। क्यों रिसीव हुआ, उससे हमें क्या लेना देना, रिसीव हुआ तो हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो टीना से रिसीव हुआ कैश तो किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा कि किस वजह से ये कैश रिसीव हुआ, वो रीजन आ जाएगा। तो अप्रैल 21 को क्या हुआ, टू रीनाज अकाउंट 15,000 का कैश रिसीव हुआ। हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट अप्रैल 25 को फर्नीचर परचेज फॉर कैश, हम लोगों ने कैश देके फर्नीचर परचेज करा, कितने का, ₹17,000 का। कैश यहाँ पे पेड हुआ क्या, तो कैश यहाँ पे पेमेंट हुआ, मतलब एंट्री किस साइड में होगी, रिकॉर्डिंग सॉरी पोस्टिंग किस साइड में होगी, तो क्रेडिट साइड में होगी। अप्रैल 25 किस वजह से हुआ, तो बाय फर्नीचर अकाउंट और कितने का, 17,000 का। ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 28 रेंट पेड फॉर ₹30,000। 30,000 का रेंट पे करा, कैश में ही करा होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या हो जाएगा, अप्रैल 28 को क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट 30,000। लास्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कैश में पे करा ₹13,000 का, तो ये भी क्या है, पेमेंट ही है, तो इसलिए आएगी किधर, क्रेडिट साइड में। अप्रैल 30 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 13,000। ठीक है, तो यहां तक का काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब क्या होगा, हम लोग फाइनली करेंगे इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करेंगे वो अब तुम लोग समझ लो। देखो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हुआ, 1,76,000 प्लस 1 लाख प्लस 15,000, तो ये कितना हो गया, 2,91,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं,
ये कितना है, ये है 1,82,000। तो इसको अलग से मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1,82,000। मैं तुम्हें बैलेंसिंग करना सिखा रहा हूँ। अगर मैं माइनस करता हूँ 2,91,000 को, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1,09,000। 1,09,000 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास इस मंथ के एंड में, मतलब अप्रैल मंथ के एंड में, मेरे पास जो कैश बचा वो बचा 1,09,000 का। आया क्या समझ में? अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो देखो, हम लोग पहले क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट तो लिख देंगे कितना, 2,91,000 का। तो यहां पर ये दोनों अकाउंट मैच हो गए, लेकिन हमें पता है कि यहां पर एक अमाउंट कम है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग अप्रैल 30 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सीडी का मतलब कैरीड डाउन। कितना कम था? तो 1,09,000। इस तरीके से अकाउंट्स हम लोगों के मैच या बैलेंस होते हैं। तो ये जो है ना बाय बैलेंस, और इसकी डेट भी डाल देना, अप्रैल 30 की डेट होगी। हमेशा क्या होता है, मंथ एंड पे मैच भी हो, बैलेंस भी होता है। तो अप्रैल 30 को बाय बैलेंस सीडी, मतलब हमारे पास कैश जो बचा वो 1,09,000 का बचा। और फाइनली क्या हुआ कि हम लोगों के दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है हम लोगों की मैच हो गई। इस तरीके से अकाउंट को बैलेंस करा जाता है। आया क्या यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ में आया तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग इसका लेजर बना देंगे। लेजर क्या होता है कि जितने भी हम लोगों ने नाम लिखे ना यहाँ पे, जैसे कैश बुक हमने बनाई, तो उसके अंदर हम लोगों ने डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में अलग अलग अकाउंट्स के नाम लिखे। सेल्स अकाउंट लिखा, रीनाज अकाउंट लिखा, नीनाज अकाउंट लिखा, फर्नीचर अकाउंट लिखा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट लिखा। अब इन सब के क्या होंगे, इन सब के इसी टाइप से लेजर क्रिएट हो जाएंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा, बस वहां पे कैश 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 एंट्रीज आ जाएंगी, पोस्टिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, तो वो हम लोग कल समझेंगे, मतलब अगली क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना सिंपल कैश बुक मैंने तुम लोगों को आज की क्लास में समझाया। इसको एक बार रिवाइज करना, एक बार वापस से समझना क्या होता है, और फिर हम लोग अगली क्लास में समझते हैं कि इसकी लेजर कैसे बनेगी, और फिर हम लोग उसके बाद समझेंगे कि बैंक कॉलम इन सिंपल कैश बुक क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।